हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूं, फिर इसी प्रकार अन्य यूनिट को भी क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट का जो नाम है वो है ऊष्मागतिकी फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग इतना समझ सकते हैं कि ऊष्मागतिकी जो है वो दो प्रकार का होता है, एक भौतिक ऊष्मागतिकी होता है, एक रासायनिक ऊष्मागतिकी होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रसायन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक ऊष्मागतिकी। फर्स्ट यूनिट में रासायनिक ऊष्मागतिकी का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और सेकंड यूनिट में इसका दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये है रासायनिक ऊष्मागतिकी। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन करने से पहले आपको ये बता दूं कि रासायनिक ऊष्मागतिकी आई कहाँ से है। हम जानते हैं रसायन, हम पढ़ते हैं रसायन, जो कि विज्ञान की एक क्या होती है, शाखा होती है, विज्ञान की शाखा होती है। अब रसायन के अंतर्गत भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक रसायन। ठीक है, इस भौतिक रसायन के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है रासायनिक ऊष्मागतिकी आती है। रासायनिक ऊष्मागतिकी जो है वो भौतिक रसायन के प्रकार का शाखा है। ठीक है, और इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मागति यानी ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊष्मा का उत्सर्जन भी हो सकता है, ऊष्मा का अवशोषण भी हो सकता है। इनका अध्ययन हम लोग भौतिक रसायन की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक ऊष्मागतिकी कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका परिभाषा बता देना चाहता हूँ। तो इसकी परिभाषा ऐसा होने वाला है कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन जैसे ऊष्मा उत्सर्जन या ऊष्मा अवशोषण का अध्ययन करते हैं, तो भौतिक रसायन की उस शाखा को रासायनिक ऊष्मागतिकी कहते हैं। ऐसे करके आप परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको रासायनिक ऊष्मागतिकी का एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, जैसे कि आप कार्बन जो कि ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो चारकोल भी बोल सकता हूँ, सॉलिड। ठीक है, चारकोल, जिसे हम लोग ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाते हैं यानी दहन कराते हैं। दहन करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो जाती है। ठीक है, और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा जिसे हम लोग Q से भी निरूपित कर सकते हैं। और चूंकि उत्सर्जन हो रहा है तो यहाँ पे मैं -Q लिख देता हूँ। ऊष्मा को Q से निरूपित किया जाता है और ये उत्सर्जित हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुक्त हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी इस अभिक्रिया में हम लोग रासायनिक ऊष्मागतिकी को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन होकर के ये काम हो रहा है। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें इसको आप उलट करके ही बता सकते हो कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया, ठीक है, जिसमें ऊष्मा इसको हम लोगों ने दिया। ठीक है, ऊष्मा हम लोग दिए हैं इसलिए चिन्ह ऐसे होगा, और चूँकि ऊष्मा दे रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का क्यों लिखा जाएगा। ठीक है, और हम जब इसको ऊष्मा देंगे तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो यहाँ पे ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी प्रक्रिया, ऊष्मा शोषी। ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा उत्सर्जित नहीं हो रही है, ऊष्मा क्या हो रही है, शोषण हो रहा है, ऊष्मा शोषी है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा था कि रासायनिक ऊष्मागतिकी में हम लोग ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन, ऊष्मा उत्सर्जन या ऊष्मा अवशोषण का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक ऊष्मागतिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका टॉपिक। अब हम अगले टॉपिक में जाते हैं और हम लोग रासायनिक ऊष्मागतिकी में आने वाले कुछ टर्म को समझते हैं, कुछ शब्दों को समझते हैं। ठीक है, रासायनिक ऊष्मागतिकी से संबंधित शब्दावली। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं निकाय के बारे में। निकाय, जिसे हम लोग तंत्र भी कह सकते हैं या फिर इंग्लिश में हम लोग सिस्टम कहते हैं। ठीक है,
तो इसकी परिभाषा ये होने वाली है, देखो हम रासायनिक उष्मागतिकी के अंतर्गत शब्द पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि रासायनिक उष्मागतिकी का अध्ययन करने के लिए, रासायनिक उष्मागतिकी का अध्ययन करने के लिए जिस वस्तु को चुनाव करते हो, जिस वस्तु को आप लेकर के चलते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तंत्र या निकाय कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लो एक चाय की प्याली है, चाय की प्याली, ये चाय की प्याली है जो कि गर्म है, ठीक है, गर्म चाय है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, इसमें ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, तो आप इस चाय के प्याली पे क्या कर रहे हो, आप उष्मागतिकी का अध्ययन कर रहे हो, अतः ये चाय की प्याली क्या होगी, निकाय या तंत्र होगी। उष्मागतिकी निकाय या उष्मागतिकी तंत्र हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है परिवेश, जिसे हम लोग परिपार्श्विक भी बोलते हैं, परिपार्श्विक, या फिर हम लोग इसको परितंत्र भी कहते हैं, परितंत्र, ठीक है। तो इसके जो परिभाषा होगा, निकाय को छोड़कर शेष हिस्सों को, ब्रह्मांड के शेष हिस्सों को, निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड के शेष हिस्सों को हम लोग कहते हैं परिवेश, परिपार्श्विक या परितंत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको निकाय माना है, चाय की प्याली को क्या माना है, निकाय माना है, तो यहाँ पे निकाय है, तो बाकी जो हिस्सा होगा इसको छोड़ करके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिवेश या परिपार्श्विक या परितंत्र कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये समझा देता हूँ कि अपना जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, निकाय जिस पर आप उष्मागतिकी का अध्ययन करते हो, और परिवेश, निकाय को छोड़ के ब्रह्मांड का शेष हिस्सा, इन दोनों से मिलकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि निकाय जो है, निकाय ये आती है परिवेश के अंदर, यानी परिवेश के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं निकाय को, और परिवेश और निकाय को दोनों को हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मांड के अंतर्गत, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दो शब्द आपको पता होना चाहिए रासायनिक उष्मागतिकी का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। अब अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और अगला पढ़ते हैं तंत्र या निकाय के प्रकार, तंत्र या निकाय के प्रकार, ठीक है। देखो हम लोग किसी न किसी आधार पर निकाय का प्रकार करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं तो ऊष्मा तथा द्रव्य के आदान प्रदान के आधार पर, ऊष्मा तथा द्रव्य के आदान प्रदान के आधार पर, द्रव्य मतलब द्रव्यमान होता है, ठीक है, और ऊष्मा के आदान प्रदान के आधार पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तंत्र निकाय के प्रकार बताने वाला हूँ। तो जो पहला निकाय है, ठीक है, पहला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खुला निकाय बोलते हैं, खुला निकाय, ओपन सिस्टम, ठीक है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल है अपने पास, ठीक है, चाय की प्याली, ठीक है, खुली चाय की प्याली, खुली गर्म चाय की प्याली, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक खुली गर्म चाय की प्याली आपको लेके बता रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये गर्म चाय की जो प्याली है, गर्म चाय इसमें रखी हुई है, गर्म चाय, यहाँ से गर्म चाय ऐसे निकलती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये गर्म चाय जो है वो कुछ समय पश्चात क्या होती है, ठंडी होने लग जाती है, ठीक है, अर्थात इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान जो है परिवेश के साथ हो रहा है। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि भाप भी उड़ रहे हैं, यानी इस भाप उड़ने का मतलब है उसके द्रव्यमान में कुछ कमी हो रही होगी, ठीक है, माइनर तक कमी हो रही होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह परिवेश के साथ, ठीक है, ऊष्मा के साथ साथ, परिवेश के साथ ऊष्मा के साथ साथ ये द्रव्य का आदान प्रदान कर रहा है, ठीक है। अपना जो निकाय है, जैसे कि हम लोग इसको हम निकाय लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो ये निकाय क्या कर रहा है, परिवेश के साथ ऊष्मा तथा द्रव्य दोनों का क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, ठीक है। अर्थात इसकी परिभाषा ये होगी कि वह निकाय जो परिवेश के साथ ऊष्मा के साथ साथ द्रव्य का भी आदान प्रदान करता हो, तो इस प्रकार के निकाय को खुला निकाय कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका अपोजिट बताता हूँ, और वो है बंद निकाय, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, ठीक है।
इसमें आप एग्जाम्पल में आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि अब जो चाय की प्याली है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, बंद कर दिया। ऐसे मान लो कि हम लोगों ने बंद कर दिया है और ये चाय की प्याली है, गर्म चाय, इसके अंदर गर्म चाय है। अब चूँकि यहाँ से भाप नहीं निकल सकता, लेकिन ये आपको पता है कि यहाँ से गर्मी बाहर निकल सकती, यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान तो हो सकता है, लेकिन द्रव्य जो है यानी कि भाप का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। तो परिवेश या निकाय के साथ केवल और केवल ऊष्मा का ही आदान प्रदान हो रहा है, द्रव्य का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है लेकिन द्रव्य का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के निकाय को बंद निकाय कहते हैं, अर्थात ऐसा निकाय जो अपने परिवेश के साथ केवल ऊष्मा का आदान प्रदान करे, द्रव्य का आदान प्रदान न करे, तो इस प्रकार के निकाय को बंद निकाय कहते हैं। अब मैं अगला बताता हूँ आप लोगों को। तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलगित निकाय। विलगित निकाय, ठीक है। विलगित निकाय में क्या होने वाला है, मैं इसका एग्जाम्पल पहले बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि हम लोग एक थर्मस लेते हैं, गर्म चाय से भरी थर्मस, ठीक है। मैंने एक थर्मस लिया, ये थर्मस है, ये पूरा क्लोज्ड भी है, ठीक है। ये थर्मस है जिसके अंदर क्या है, गर्म चाय रखी हुई है, गर्म चाय। आपने देखा होगा, दैनिक जीवन में देखा होगा कि हम लोग थर्मस में गर्म चाय रख देते हैं तो काफ़ी समय तक क्या रहती है, गर्म रहती है, यानी कि इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। न तो यहाँ से ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, न ही यहाँ से कोई द्रव्य निकल रहा है, ठीक है, यानी कि द्रव्य का आदान प्रदान भी नहीं हो रहा है। यानी अपने परिवेश के साथ यह न तो ऊष्मा का आदान प्रदान कर रही है और न ही द्रव्य का आदान प्रदान कर रही है, न तो ऊष्मा का आदान प्रदान कर रही है, न तो द्रव्य का आदान प्रदान कर रही है। कौन, ये निकाय। तो इस प्रकार के निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, विलगित निकाय कहते हैं, जो कि ऊष्मा के साथ साथ द्रव्य का आदान प्रदान नहीं करती, द्रव्य का आदान प्रदान नहीं करती। यानी इसका परिभाषा आप बोल सकते हो, ऐसा निकाय जो अपने परिवेश के साथ न तो ऊष्मा का और न तो द्रव्य का आदान प्रदान करे, तो इस प्रकार के निकाय को हम विलगित निकाय कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज तंत्र या निकाय के इतने प्रकार हम लोग पढ़ लिए हैं। साथ ही साथ में बेसिक चीज तंत्र और परिवेश क्या होता है ये भी हम लोगों ने समझ लिया। साथ ही साथ रासायनिक ऊष्मागतिकी क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या है, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई होगी तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगली वीडियो में तंत्र के और भी प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊष्मागतिकी प्रक्रमों का भी अध्ययन करने वाले हैं। तो अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगली वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद।